शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आप साइंस सेरा की डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। पीछे लगातार 2 लेक्चर आपने ले लिए हैं, जिसमें हमने मैथमेटिक्स के जो टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम 2020 हमारा जो टास्क है 18 जून 2020 को होने वाला राजस्थान बोर्ड का गणित का जो एग्ज़ाम होना है उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे थे। और हमने आपसे कहा था कि 45 टाइप गणित को 30 क्वेश्चंस की बजाय 45 टाइप्स में डिवाइड किया गया और उसे आपके सामने साझा कर रहा हूं। तो कल तक हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने 16 टाइप आपके सामने साझा कर लिए थे। आज हम 17वें टाइप पर चैप्टर नंबर 7 जो अवकलन है उससे एक टाइप रह गया था, उसे हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अवकलन में टाइप नंबर 17 यानी कि टोटल अब तक जो 7वां चैप्टर हमने क्लियर कर रहे हैं, 7वें चैप्टर तक हम 17 टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने रखें जो एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आगे देखते हैं हम 17वां टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा। यहाँ पर हमारे पास y का मान दिया हो तथा अवकल समीकरण सिद्ध करना हो। एक इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है कि y का मान दिया जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, और एक अवकल समीकरण आपको प्रूफ करने के लिए मिलेगा। किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा। आपको पता है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात की पुष्टि करता हूँ और बताता हूँ आपको क्या प्रोसीजर रहेगी। 17वें टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें y बराबर हमारे पास है x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m। ये दिया है तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx माइनस m स्क्वायर इंटू y बराबर 0। आपसे कह रहा है ये सिद्ध कीजिए। क्या काम करना है हमें, ये जो y की वैल्यू दी है इसको कैच करना है और इसे 2 बार अवकलन करते हुए इस पूरे पैरामीटर को प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास है y बराबर x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर m। हम जानते हैं कि अवकलन करके ही हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा dy बाई dx बराबर, आप जानते हैं घात आगे आ जाती है, mx प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू m माइनस 1। अभी आपने घात का अवकलन किया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। x का अवकलन हो गया 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट। रूट का अवकलन क्या रहेगा, याद रखिएगा हमेशा, वर्गमूल का जो अवकलन होता है, रूट का अवकलन होता है वो होता है 1/2 रूट। तो ये हो गया 1/2 रूट। अब रूट के अंदर जो भी लिखा है वो लिख लें। अंदर वाले इस मैटर का भी अवकलन करेंगे आप तो ये हो जाता है 2x। सभी बच्चों को अवकलन करना अच्छे से आता है, मुझे पूरा पक्का विश्वास है। ये कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करने का रखने का विचार है। इससे इसे काट दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया dy बाई dx बराबर, यहाँ पे देखिएगा इसको ऐसा लिख सकता हूँ m x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर। देखिए जो m माइनस 1 से m यहाँ ले सकता हूँ और 1 बटे में ले सकता हूँ ना। आप जानते हैं भाग में घातें घट जाती हैं और गुणा में जुड़ जाती है। इसको इधर एलसीएम लिया, ये हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x बटा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सेम है, कैंसिल आउट हो गया। ये क्या है, ये आप देखो तो शायद m है, सॉरी y है। ये जो वैल्यू है ये y का मान है, इसकी जगह y पुट किया जा सकता है। ये जो भाग में है इसको मैं इधर लाने का विचार कर रहा हूँ, यहाँ जाता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy बाई dx। अगर मैं इसको इधर नहीं भी लाऊंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसकी जगह m नहीं भी रखूंगा y तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ी जटिलता आएगी। तो आपको ध्यान रखना, अगर बटे में कुछ ऐसा है तो इधर लेके आए और हमारे प्रूफ को भी अपने ध्यान में रखना है। दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर क्या मिलेगा बेटा, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू
एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। बिकॉज आप जान रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव यूज में है, तो हम यहां पे भी दोबारा अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन हो जाता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस फर्स्ट का जब अवकलन करते हैं तो यह आ जाता है 2x, 1 का हो गया 0 और सेकंड को छोड़ दिया, बराबर एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एम स्क्वायर छूट गया और इसका जाता है बेटा वाई स्क्वायर का 2y और y का हो जाता है डिवाइड बाई dx। कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास जो मैटर आया है एक्स स्क्वायर और ये d2y अपॉन dx स्क्वायर, एम स्क्वायर को छोड़ा गया था, इसको फर्स्ट को छोड़ा है, सेकंड का अवकलन कर लिया है, फिर सेकंड को छोड़ा है, फर्स्ट का अवकलन कर लिया है और उसके बाद इधर साइड में हमारे पास एम स्क्वायर को छोड़ दिया गया और वाई स्क्वायर के लिए हमने कर दिया 2y इंटू डिवाइड बाई dx। और इसमें ये देखिएगा थोड़ा सा, जब हमने इसमें फर्स्ट को छोड़ा था और सेकंड का अवकलन, अब जब हम फर्स्ट का अवकलन कर रहे हैं और सेकंड को छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये 2x डिवाइड बाई dx आ गया। यहाँ पे डिवाइड बाई dx का एक टर्म और होना चाहिए, आराम से देख लें। दोनों पक्षों का जब वर्ग किया था तो उस समय पे ध्यान से देखें इस जगह पे, तभी मुझे लगा कि क्वेश्चन अपने प्रूफ, क्योंकि इधर मंजिल की तरफ भी ध्यान होना चाहिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग किया था तो बेटा इसका वर्ग तो हो गया, डिवाइड बाई dx का भी तो वर्ग होगा ना, तो इसका वर्ग हो जाएगा डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर। अब आराम से फिर से चेक करें, x के सापेक्ष जब पुनः अवकलन कर रहे हैं, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का अवकलन कर रहे हैं, तो पहले हम पावर के लिए करेंगे, तो पावर का करेंगे तो 2 डिवाइड बाई dx होगा ये टर्म। देखिए फर्स्ट को छोड़ा है, सेकंड का जब अवकलन कर रहे हैं तो पावर के लिए करेंगे तो 2 डिवाइड बाई dx, इसको हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, और फिर जब डिवाइड बाई dx का करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, और फिर आगे का प्रोसेस सेम है। इसका अवकलन कर दिया, फर्स्ट का अवकलन किया, सेकंड को एज इट इज छोड़ दिया जो कि स्क्वायर में था, और ये अपने पास एम स्क्वायर रह गया, वाई स्क्वायर के लिए 2y डिवाइड बाई dx। अब देखिएगा दो सारों से कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाई dx भी सारों से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डिवाइड बाई dx गया, एक डिवाइड बाई dx, और ये आपको इस प्रोसेस को ऐसे नहीं करना है जैसे मैंने किया, आप ये कह सकते हैं 2 डिवाइड बाई dx से भाग देने पर आपको क्या लिखना है, 2 डिवाइड बाई dx से भाग देने पर। हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए कैंसिल आउट किया, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर, और प्लस यहाँ से देखिएगा x डिवाइड बाई dx बराबर यह जाता है एम स्क्वायर वाई। अब ये एम स्क्वायर वाई इधर माइनस में आ रखा है तो इसको इधर ला सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x इंटू डिवाइड बाई dx माइनस एम स्क्वायर y बराबर 0। ये बेटा हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट है, और इसी के साथ 6 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। प्रोसीजर आपको पता ही है, जो दिया जाए उसका अवकलन करना शुरू करना है। x के सापेक्ष अवकलन किया, थोड़ा सा व्यवस्थित किया, दोनों पक्षों का वर्क करके पुनः अवकलन किया और इस रिजल्ट तक पहुंच गए। तो चलते हम अगले टाइप पर, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत सारे टाइप्स आपके सामने साझा करने हैं, तो मैं किसी एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते हुए आपको सारे क्वेश्चन से रूबरू कराऊंगा। इससे रिलेटिव जो प्रॉब्लम्स हैं आपको पता है आपकी किताब में कहाँ पे हैं, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। हम इन वीडियो लेक्चर्स में केवल उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इन पे विशेष आपकी नज़र रहनी चाहिए। शॉर्ट रिवीजन में इनको आपको लेना है, और मैं आपके लिए जितनी मदद कर सकता हूँ उतने हर संभव प्रयास में हूँ। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग हमारे निजी जीवन में किस तरह से अवकलन के अनुप्रयोग हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बेटा 3 + 3 के 2 क्वेश्चन हैं, इसमें कितने टाइप्स बनते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइप नंबर, पिछला हमारे पास शायद 16वां ले लिया था हमने, तो 17वां टाइप भी ले लिया था, 18वां टाइप देखते हैं।
पहला जो 18वां टाइप है, मैं इंपॉर्टेंट के हिसाब से बता दूं आपको, ज्यादा बेहतर रहेगा या सारे ही बता दूं? चलिए इंपॉर्टेंट के हिसाब से देखता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और अभिलंब। स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना। बेहद सरल और सुलझा हुआ टॉपिक है, हर साल एग्जाम में आता है, फिर भी बच्चों से गलत हो जाता है। क्या गलतियां हो सकती हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, हम उन सारी चीजों पे बात करेंगे। देखिएगा, स्पर्श रेखा आपके लेक्चरर्स ने बताया होगा कि किस तरह से क्या होती है स्पर्श रेखा। कोई भी वक्र है हमारे पास, सपोज कीजिए ये परवल है, इसके किसी एक बिंदु से टच होकर जो रेखा गुजरती है वो स्पर्श रेखा कहलाती है। ये एक बिंदु से स्पर्श करती हुई निकली और इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो कोई रेखा जाती है वो अभिलंब कहलाती है। ये तो है स्पर्श रेखा और अभिलंब का कॉन्सेप्ट। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि स्पर्श रेखा और अभिलंब के सबसे पहले हम सूत्र देख लें या समीकरण देख लें। तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है बेटा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो स्पर्श रेखा का सूत्र है। अगर अभिलंब की बात करता हूं तो यह आ जाता है y माइनस y1 बराबर माइनस 1/m इंटू एक्स माइनस x1। दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है। आपने पढ़ा होगा y बराबर mx प्लस सी, पढ़ा है ना? y बराबर mx प्लस सी, उसी से रूप उठाया गया है। दो रेखाओं को आपस में काटा गया है, दो वक्रों को आपस में प्रतिच्छेद किया गया है और ये प्रतिच्छेद बिंदु के हिसाब से इसका इक्वेशन बनी है। वो हमने आपने अपने डिटेल में जब हमने सत्र में पढ़ाई की थी तो कर ली। आज पे ज्यादा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं लूंगा। स्पर्श रेखा में m प्रयोग होता है और यहाँ पे -1/m। इसका कारण आपको सभी को पता है, इसकी ये प्रवणता है। आप जानते हैं कि m1 इंटू m2 बराबर होता है -1। कब? जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? -1 होता है। ऐसा आपने पढ़ा है, सीखा है, समझा है। तो यहां से अगर ये अभिलंब की है और ये स्पर्श रेखा की है तो स्पर्श रेखा की तो एज इट इज m हो गई, अभिलंब की क्या हो जाएगी? m2 बराबर -1/m1। यानी कि ये m ही तो आया, ये देखें। इसीलिए यहां पर इस सूत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इनके अंदर आने वाले मटेरियल के बारे में बात करते हैं, क्या क्या चीजें हैं। यहां पर बेटा जो y1 और x1 है, ये है स्पर्श बिंदु। यानी कि किसी भी स्पर्श रेखा के समीकरण को ज्ञात करने के लिए हमें स्पर्श बिंदु का ज्ञात होना जरूरी है। वो बिंदु जहां पे स्पर्श रेखा जहां से टच करके गुजरती है, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1, y1, जो कि दोनों जगह पे काम आते हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी वही स्पर्श बिंदु है क्योंकि इसी बिंदु से तो अभिलंब गुजरेगा। यहां पर जो m है ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। और यहां पे भी यही स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। अभी भी मैंने बताया था कि अभिलंब की जो प्रवणता होती है होती है -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये जो x एंड y है, ये जो x एंड y है, ये किसी भी रेखा का समीकरण, क्योंकि हम एक रेखा का समीकरण ले रहे हैं, अभिलंब इज आल्सो ए लाइन, अभिलंब भी एक रेखा ही होती है। तो इसके लिए x और y कंपलसरी होते हैं, इसलिए इनके कोई ये फिक्स है, ये इसका कोई मान नहीं है, ये अपने पास फिक्स रहेंगे। अब और कुछ तो बचा ही नहीं। अब केवल ये बात करना है कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो उसको किस तरीके से निकाला जा सकता है। m के लिए बेटा देखिए 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक तो अगर हमारे पास कोई रेखा दी जाती है तो हम उसे y बराबर mx प्लस c से तुलना करें, इससे तुलना करें। और अगर आपको कह दिया जाए कि इस रेखा के समांतर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, कोई भी रेखा दे दी, जैसे दे दिया 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 के समांतर, ये कह देता है कि इसके समांतर स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है कि इसको इससे तुलना करके m का मान ज्ञात कर लेना है, इससे तुलना करके m का मान प्राप्त करना है। दूसरा, आपको वक्र का इक्वेशन दे दिया जाए। पहला टाइप तो यह है कि किसी भी रेखा अगर उसके समांतर या लंबवत की बात करता है तो उससे तुलना करके m का मान प्राप्त करें। और दूसरा होता है कि कोई वक्र का इक्वेशन दे दिया जाए, जैसे दे दिया y² बराबर 2ax, तो यहां से हम इसका अवकलन करके
दिए गए वक्र का अवकलन करते हैं और m बराबर होता है बेटा dy बाई dx एट स्पर्श पॉइंट, एट स्पर्श बिंदु। यहां पर हमारे पास स्पर्श बिंदुओं का होना जरूरी होता है। तो m के बारे में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो दिए गए वक्र, अगर वक्र दे दिया जाए और आपको स्पर्श रेखा तक पहुंचना है तो प्रवणता की आवश्यकता होगी, और प्रवणता ज्ञात करने के लिए उस वक्र का अवकलन करें और अवकलन करके m बराबर dy बाई dx एट स्पर्श पॉइंट, ये x1 y1 क्या है, स्पर्श बिंदु है। एक अगर कोई रेखा दे दी जाए उसके समांतर या लंबवत की बात करता है तो सीधा y बराबर mx प्लस c से तुलना करें और m का मान वहां से प्राप्त कर सकते हैं। समांतर के लिए सीधे तुलना करें, लंबवत के लिए तुलना करें और फिर -1/m रख दें। ये सारी बातें आपके सामने मैंने साझा की, आपके टीचर्स ने भी की होगी। तो हम देखते हैं कि इससे सवाल कैसा आएगा। इसमें क्या क्या चीजें पूछ सकता है, इसमें प्रवणता पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि स्पर्श रेखा ही पूछे, प्रवणता पूछ सकता है, स्पर्श बिंदु पूछ सकता है, या स्पर्श रेखा या अभिलंब पूछ सकता है। वक्र का इक्वेशन हमें दिया जाएगा, उसकी सहायता तब करेंगे हम जब हमें प्रवणता निकालनी होगी। तो हम उसका अवकलन करेंगे, क्योंकि हम अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। अवकलन करके स्पर्श बिंदु को वहां पे पुट करेंगे तो हमें प्रवणता प्राप्त हो जाएगी। ये प्रोसीजर है पूरी। चलिए हम देखते हैं इसको, इसके संबंधित क्वेश्चन कैसा आएगा। जो बच्चे 11th में हैं वो थोड़ा धैर्य बना के रखें। आपको अभी 1 साल पूरी तैयारी करनी है। आप ये ना सोचना कि सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, सर तो इतना जल्दी जल्दी सब कुछ बता दे रहे हैं। ये आपके बड़े भाइयों के लिए हैं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं क्या। अगले साल की हम अच्छे से तैयारी करेंगे, उसके लिए नो डाउट पूरा समय है। डिटेल में हर चीज को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज को खोल करके आपके सामने दिखा देंगे कि किस तरह से इक्वेशन बनी है, ये फॉर्मूला क्यों है, ये कैसे लागू होगा, कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे होंगे, वो सारी चीजें आपके सामने साझा करेंगे। आपको सिर्फ अभी इतना ही फोकस करना है कि हमें कौन कौन सी चीजें पूरे साल पढ़नी है, वो आपके सामने एक बार समरी के टाइप में। तो बेटा देखते हैं हम स्पर्श रेखा का जो इक्वेशन है वो ले लेते हैं। हमें कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 14 पर, तो हम टाइप नंबर 18 पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, स्पर्श रेखा और अभिलंब। स्पर्श रेखा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पर्श रेखा या अभिलंब का इक्वेशन ज्ञात करना, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। इसकी पूरी प्रोसीजर आपके सामने रख दी गई है। देखिएगा इसका वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं कि इक्वेशन लेते हैं कि किस तरह से इक्वेशन निकालेंगे। 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 14 पर सरल रेखा x प्लस 3y बराबर 6 के समांतर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। आपको बताया जा चुका है कि जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है हम उस पर फोकस करते हैं। हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, और अभिलंब का समीकरण हमने आपके से जिक्र किया कि क्या होता है, वो होता है y माइनस y1 बराबर -1/m इंटू x माइनस x1। अगर आपको अभिलंब का समीकरण चाहिए तो इसमें दो बातें चाहिए। एक तो आपको चाहिए स्पर्श बिंदु आपके पास होने चाहिए x1 y1, और दूसरा आपके पास स्पर्श रेखा की प्रवणता होनी चाहिए, या अभिलंब की प्रवणता अगर आप पूरी कहें तो इसे प्रवणता कह सकते हैं, चाहे आप स्पर्श रेखा की कहें या अभिलंब की कहें, ये आपके पास प्रवणता मिलनी चाहिए। ठीक विद्यार्थियों, अगर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो हम आसानी से यहाँ पे अभिलंब का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। आपको पिछले लेक्चर में उसमें बता चुका हूं मैं कि इसके समांतर अगर हमें अभिलंब का समीकरण दिया है तो हम तुलना करके m का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3y बराबर -x प्लस 6। इसको हम कह सकते हैं y बराबर -1/3 x प्लस 2। तो यहां से बेटा हमारे पास आ जाती है अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, क्योंकि आपसे ये कह रहा है कि इस रेखा के समांतर अभिलंब है, इस रेखा के समांतर अभिलंब है, यानी कि ये जो प्रवणता है ये पूरी किसकी प्रवणता हो सकती है, अभिलंब की प्रवणता हो सकती है। तो ये हो जाएगी -1/m
बराबर आ जाएगा -1/3 और दिस इंप्लाइज m बराबर आ जाएगा 3। तो m का मान या -1/m का मान जो हमें चाहिए वो पूरा का पूरा मिल चुका है। अब हम बात करते हैं स्पर्श बिंदु की, कि हमें स्पर्श बिंदु चाहिए x1 y1। जो स्पर्श बिंदु x1 y1 है वो अगर मिल जाते हैं तो हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए बेटा आपको वक्र दिया गया है, इसका उकलन करना होगा। ये उकलन करेंगे तो ये जाएगा 4x - 2y डिवाइड बाई dx बराबर 0। यहां से आ जाता है 2y डिवाइड बाई dx बराबर आ जाएगा माइनस का 4x। तो यहां से डिवाइड बाई dx बराबर आ जाता है बेटा 2x बटा y। 2 से हमने कैंसिल आउट कर लिया। आप जानते हैं कि प्रवणता m बराबर डिवाइड बाई dx एट द स्पर्श पॉइंट होता है। हम अगले स्टेप में ले सकते हैं इसको कि m बराबर डिवाइड बाई dx एट x1 y1। हम मान लेते हैं कि माना हमारा स्पर्श बिंदु है वो x1 y1 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x1 बटा y1 और m का मान हमारे पास आया हुआ है बेटा 3। इससे हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं अगर हमें जिसकी आवश्यकता है। तो यहां से हम अगर इस y1 को इधर लाएं तो 3y1 बराबर 2x1, या अगर हम y1 के लिए जाते हैं तो y1 बराबर हम लिख सकते हैं 2/3x1। ये एक रिलेशन प्राप्त हुआ है। हमें अलग अलग अभी x1 और y1 चाहिए। कोई भी जो स्पर्श बिंदु होता है वो उस वक्र में भी स्थित होता है, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि कोई भी वक्र है तो उस पर अगर स्पर्श रेखा गुजरेगी तो वो स्पर्श बिंदु उस वक्र पे भी होगा और उस स्पर्श रेखा पे भी होगा। तो हम यहाँ पे अगर हम x1 y1 को इस पे रखेंगे तो यह आ जाएगा 2x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बराबर 14। यहां से y1 का मान पुट कर दें, यह हो जाएगा 2x1 स्क्वायर माइनस यह जाता है 4/9 x1 स्क्वायर बराबर 14। ये 9 दूनी 18 x1 स्क्वायर माइनस 4x1 स्क्वायर बराबर 9 का इधर से गुणा करें, 9 चौक 36, 9 और 3 12। सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 14x1 स्क्वायर बराबर 126, भाग देंगे तो यह जाएगा x1 स्क्वायर बराबर 7 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 2x1 या 14 का पूरा भाग दे सकते हैं। 7 कम 7, 7/56, तो x1 स्क्वायर बराबर आ जाता है 9 और x1 बराबर आ जाता है ±3। जब x1 का मान ये आता है आप यहाँ पे पुट करेंगे इसे तो y1 बराबर आपको मिलेगा ±2। तो स्पर्श बिंदु हमारे क्या हो सकते हैं, स्पर्श बिंदु अगर +2 तो प्लस माइनस, आप देख रहे हैं प्लस वाला चुन लेंगे तो प्लस आएगा, तो आप देखेंगे यह जगह 3,2 और -3,-2। तो एट लास्ट अगर हम अपने इसकी बात करते हैं अभिलंब के समीकरण की तो वो क्या आएगी वो देख लें। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का जो समीकरण होगा वो होगा, किस बिंदु के लिए हम चेक कर रहे हैं, पहले 3,2 के लिए देख लें तो ये हो जाएगा y - 3 बराबर आपके पास जो प्रवणता है वो -1/3 है पूरी, तो -1/3 x - 2, क्योंकि हम 3,2 के लिए निकाल रहे हैं। इस 3 को इधर भेजें तो ये हो जाएगा 3y - 9 बराबर -x + 2। सर ये कंप्लीट होते तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3y - x बराबर आ जाएगा 9 उधर गया, 9 और 2 11। ये एक इक्वेशन आ गई। और इधर हमारे पास आ जाएगा y माइनस, देखिएगा y - y1 करेंगे तो y + 3 बराबर यह आ जाएगा -1/3 और x + 2, क्योंकि आप जब -2 ले रहे हैं, एक बार ये स्पर्श बिंदु लिया एक बार ये लिया, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3y + 9 = -x - 2। ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा 3y + x बराबर, या इधर +11 ले सकते हैं, बराबर 0। ये हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो ये दोनों आपके पास अभिलंब के समीकरण प्राप्त हो गए। सर ये दोनों अभिलंब के समीकरण प्राप्त हो गए। इसी के साथ ये टाइप नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। हाँ, तो अगले हम टाइप नंबर 19 की बात करेंगे। वर्धमान और ह्रासमान का अंतराल ज्ञात करना है। जैसे इक्वेशन है कि वर्धमान
और ह्रासमान। किसी फलन का वर्धमान और ह्रासमान होना, आपने देखा होगा कि ग्राफ ऐसे चल रहा है साइन का, तो ये इस जगह पे ह्रासमान हो रहा है, इस जगह पे वर्धमान हो रहा है, तो ये बिंदु, क्रांतिक बिंदु वगैरह सारी बातें आपने डिटेल में पढ़ी है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन अपना बनता है, 18वां टाइप स्पर्श रेखा और अभिलंब से है, उससे हमने काम करना है। और यहां से वर्धमान ह्रासमान के लिए वर्धमान और ह्रासमान का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, ठीक है, कई कई जगह पे ऐसा आता है कि ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है, वो सारी कंडीशंस भी आपने पढ़ी। तो एक क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं कि क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, दिए गए फलन, देखिए वर्धमान ह्रासमान क्या होगा, अपने को फलन दिया जाएगा, इसका आपको एक बार अवकलन करना है, अवकलन को 0 के बराबर कर देंगे आप, तो यहां से आपको क्रांतिक बिंदु प्राप्त होंगे। क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु मतलब x के मान, x के कोई भी मान प्राप्त हो गए। अब आपको इस अवकलन को चेक करना है कि dy बाई dx, इस क्रांतिक बिंदु के बाद अपना अंतराल टूट जाता है, उस अंतराल के बीच में जहां पर ये मान मिलते हैं, मैं भी इक्वेशन के साथ में आपको बताऊंगा पूरा, अगर ये ग्रेटर देन होता है तो उस स्थान पे वर्धमान होता है, अगर इक्वल का चिन्ह होता है तो केवल वर्धमान, और केवल ग्रेटर देन होता है तो निरंतर वर्धमान। क्योंकि यहाँ केवल ग्रेटर देन है तो आप निरंतर वर्धमान कह सकते हैं। और अगर प्रथम प्लस लेस देन 0 जाता है तो ह्रासमान हो जाता है। इतना सा ही काम है इसमें, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। फिर से समझ ले, कोई भी दिया गया फलन उसका अवकलन करना है, अवकलन करके 0 करोगे तो क्रांतिक बिंदु प्राप्त होगा। अब आपको उस क्रांतिक बिंदु प्राप्त होने के बाद में उसके टुकड़े कर देने, और टुकड़ा करके यहाँ पर वैल्यू पुट करने की प्रथम अवकलज, एक अंतराल के अंदर वर्धमान पाया जा सकता है और एक अंतराल के अंदर ह्रासमान। चलिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हम। जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx बराबर sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 2 पाई। पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि वो निरंतर वर्धमान हो, वो अंतराल ज्ञात करना है जिसमें निरंतर वर्धमान हो। और सेकंड कंडीशन वो ज्ञात करनी है जिसमें निरंतर ह्रासमान हो। ये दो कंडीशंस आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। वो अंतराल ज्ञात करने हैं जिसमें फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान पाया जाए। हमने कहा आपको अटैक कहां पे करना है, फलन पे। सबसे पहले फलन को उठा के ले आए और उसका अवकलन कर दें। जैसे आपने अवकलन किया f डैश x प्राप्त हुआ, sin x का अवकलन हो जाता है बेटा cos x, और cos x का हो जाता है माइनस sin x, cos x का हो जाता है माइनस sin x। अगला जो स्टेप होता है वो होता है प्रथम अवकलज को शून्य करना। यह हर क्वेश्चन में लागू होगा, चाहे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना इस टॉपिक का, सेम यही प्रोसीजर लगेगा। प्रथम अवकलन किया, अवकलन करके इसे शून्य किया, शून्य करने पे क्या प्राप्त हुआ देखें, cos x माइनस sin x बराबर 0। तो ये साइन उधर चला जाता है, cos x बराबर sin x, तो यहाँ पे sin x बटे cos x बराबर आ जाता है 1, क्योंकि cos का भाग लगा, तो यहाँ पे प्राप्त होता है बेटा tan x बराबर 1। अब देखिएगा x बराबर यहाँ मिल जाता है 45 डिग्री यानी π/4, बिकॉज हमें 0 से 2 पाई के बीच में लेना है। 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री। थोड़ा सा फिर से फोकस करें, ASTC, तो एक तो यहाँ पे +1 होगा और एक यहाँ पे भी +1 होगा, यानी कि 180 प्लस 45, पाई प्लस π/4 पे भी +1 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक मान और हो जाएगा 5π/4। दो बिंदु मिल जाते हैं। अगर ये अंतराल 0 से पाई होता तो केवल एक ही मान लेते। 0 से 2 पाई का मतलब है पूरे चक्कर के अंदर, तो इसके अंदर एक तो यहाँ पे +1 और एक यहाँ पे +1, तो ये दो, इन्हें कहते हैं क्रांतिक बिंदु। ये हमारे पास क्या आते हैं, क्रांतिक बिंदु। x के जो मान आते हैं वो क्रांतिक बिंदु होते हैं। अब हम अपने अंतराल को तोड़ देते हैं बेटा। ये आ गया 0, सर कैमरे पे थोड़ा सा देखें, 0 और 2 पाई, एक आ जाता है π/4, एक आ जाता है 5π/4।
देखिएगा अंतराल कितने भागों में ब्रेक हुआ, 1, 2 और 3। अब इन तीनों अंतराल पे हमें चेक करना है कि कहां पे ये निरंतर वर्धमान होगा और कहां पे निरंतर ह्रासमान। तो पहली कंडीशन लेते हैं, जब 0 और π/4 की बात करते हैं, हम लेते हैं 0 और π/4, तो 0 और 45 डिग्री के बीच में कितना होता है बेटा, π/6 होता है, 30 डिग्री होता है। हम कहेंगे π/6 विच इज बिलोंग्स टू 0, π/4। अब यहां पे चेक करते हैं कि प्रथम अवकलज π/6 पे कैसा है। प्रथम अवकलज का मान π/6 पे, प्रथम अवकलज हमने जो लिया था, ये लिया था। अब इस पे अगर हम काम करेंगे तो यहां पे हमारे पास आएगा cos 30 माइनस sin 30। cos 30 का मान होता है √3/2 और sin 30 का मान होता है 1/2। आपने पाया कि √3 माइनस 1/2। अब ये कितना होता है इससे मतलब नहीं, केवल इससे मतलब है कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक। √3 हमेशा 1 से बड़ा होता है, यानी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो बेटा इस अंतराल पे फलन कैसा होगा, वर्धमान या निरंतर वर्धमान कह सकते हैं आप, ये निरंतर वर्धमान। सेम यही प्रोसीजर मैं सेकंड अंतराल पे चेक करूंगा। इस दौरान π/4 और 5π/4, तो जब π/4 और 5π/4 की बात करूंगा तो मैं सिंपल सा π/2 ले लेता हूं। मैंने कहा π/2 विच इज बिलोंग्स टू π/4 एंड 5π/4। चेक करते हैं एफ डैश, सेम प्रोसेस, π/2 पुट करेंगे, cos प्रथम अवकलन में चेक पुट करना है, cos π/2 माइनस sin π/2। cos π/2 का मतलब cos 90, cos 90 का मान होता है 1, cos 90 का मान 0, सही कहा आपने, cos 90 का मान होता है 0 और sin 90 का मान होता है 1। तो ये आ गया -1 विच इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो इस अंतराल में कैसा आएगा, इस अंतराल में जैसे यहाँ पे निरंतर वर्धमान आया था, यहाँ पे आ गया निरंतर ह्रासमान। अब अगला थर्ड अंतराल बचा हुआ है। थर्ड अंतराल 5π/4 और 2π। 5π/4 और 2π का मतलब क्या, मैं 270 पे चेक कर लूं, आप जहां कहो वहां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 270 का मतलब 3π/2 विच इज बिलोंग्स टू 5π/4 2π। तो यह आ जाता है एफ डैश 3π/2 इज इक्वल्स टू cos 3π/2 माइनस sin 3π/2। cos जो मान यहां पे आएगा अपने पास, यहां पे क्या मान आ रहा है, cos 90 का मान, cos 90 का मान 0 होता है तो यहां पे भी 0 आएगा, कोई डाउट नहीं है। sin 90 का मान 1 होता है, sin 90 का मान 1 होता है और sin 270 का मान -1 होता है। 270 का मान 180 प्लस 90 करके चेक कर सकते हैं आप, तो यहां पे जो भी वैल्यू आएगी ये आ जाएगी +1, ठीक है, क्योंकि साइन नेगेटिव पाया जाएगा। ये आपने देखा +1 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी यहां पे भी फलन कैसा पाएगा, वर्धमान, वो भी निरंतर। तो यहां पर हमारे पास बेटा निरंतर वर्धमान के दो रिजल्ट्स आ गए। अगर हम ए की बात करें तो पहला तो है अपने पास 0 to π/4, 0 to π/4 और यूनियन दूसरा रिजल्ट है 5π/4 to 5π/4 to 2π। एंड बी के लिए जो अपने पास है निरंतर ह्रासमान के लिए एक अंतराल है जो कि है π/4 to 5π/4। जब एक से अधिक अंतराल मिलते हैं तो उसे यूनियन करके इस तरह से लिख देते हैं। ये अपने पास टाइप 19 क्लियर कंप्लीट हो जाता है। अगले टाइप पे हम बात करते हैं, टाइप नंबर 20। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को वर्धमान और ह्रासमान की चर्चा करनी है। मैं आपको सिर्फ एक रिवीजन का रिकैप दिखा रहा हूं, इसलिए किसी भी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, मेरी मजबूरी है। आपको भी सिर्फ 4 या 5 घंटे में पूरी मैथमेटिक्स पढ़ानी है, तो आप समझ सकते हैं कि किस रफ्तार के साथ चलना होगा।
अगला चलते हैं। सर माइक वगैरह सब रेडी चल रहा है ना, कहीं मेहनत डबल ना हो जाए, पसीना ऐसे भी बह रहा है। तो अगला हमारे पास है बेटा उच्चिष्ट और निम्निष्ट। टाइप नंबर अगर मैं 20 की बात करता हूं वो है उच्चिष्ट और निम्निष्ट का सवाल। कई बच्चे डरते भी हैं इससे, क्योंकि 8.6 प्रश्नावली है शायद, जिसमें थोड़े से स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं। हालांकि उन्हें मैं जटिल नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई भी काम कठिन नहीं होता अगर आप उसे करने की चेष्टा करते हैं। जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो भी तो आपकी तरह एक दिन स्टूडेंट ही रहे होंगे, उन्होंने उनका अभ्यास किया, उनके अंदर से कुछ क्लूज निकाले तो उन्हें आसान बना दिया, और आपके टीचर्स ने आपको भी उसे एकदम आसान बना के रख दिया। केवल आपको उसके सामने घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से उन्हें देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या करना होगा। एक्सरसाइज वैसे बता दूं कि यहाँ पे जो 1-2 बार क्वेश्चन आया है वो एक्सरसाइज 8.5 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में, ये भी अच्छा है। और 8.6 जो है वो उच्चिष्ट निम्निष्ट किया, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके समझ में आ गया तो आप अच्छे से पढ़ें, नहीं आया है तब भी पढ़ें। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास है उच्चिष्ट निम्निष्ट का जो सवाल है उसमें किस टाइप के सवाल आएंगे वो देखिए। x बटा 1 प्लस x tan x का मान x बराबर cos x पर उच्चिष्ट सिद्ध करना है। वैसे बेटा मैं आपको बता दूं कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या प्रोसीजर होती है, बता फिर इस क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास फलन दिया होता है, फिर आप उसे प्रथम अवकलन करते हैं, प्रथम अवकलन को 0 करते हैं, फिर यहाँ पे वही क्रांतिक बिंदु जो आपने थोड़ी देर पहले प्राप्त किए थे, फिर आप सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव का मान देखिए, अगर इसके विषम ऑर्डर के मान, जैसे अपने पास ये 0 आया, इसी की जगह अगर ये नॉन 0 आ जाता तो यहाँ से ना तो उच्चिष्ट ना निम्निष्ट की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर ये नॉन 0 आ जाता तो, और अब अगर हम सेकंड डेरिवेटिव पे बात करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन होता है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है निम्निष्ट, और अगर ये लेस देन हो जाता है तो आ जाता है उच्चिष्ट। लेकिन जब हम 0 कर रहे थे उस समय पे अगर ये 0 ना होके नॉन 0 होता तो ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट। ये केवल बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए लागू नहीं होता, विषम कोटि के कोई भी अवकलन गुणांक, प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, अगर कोई भी विषम कोटि का गुणांक अगर नॉन 0 होता है तो ना उच्चिष्ट और ना निम्निष्ट का केस आएगा। और अगर सम ऑर्डर का कोई भी गुणांक अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो फलन निम्निष्ट पाया जाएगा, वहां पे न्यूनतम मान पाया जाएगा, और अगर लेस देन होता है तो उच्चिष्ट। यहाँ ध्यान रखना, वर्धमान राजमान का जस्ट उल्टा है, वहां तो ग्रेटर देन पे वर्धमान था और लेस देन पे राजमान, यहाँ पे ग्रेटर देन पे निम्निष्ट और लेस देन पे उच्चिष्ट। इस पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसमें क्या कुछ करना होगा, आपको एक फलन दिया गया है, इसको हम y का नाम दे सकते हैं क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x होता है। इसका मान इस बिंदु पर उच्चिष्ट सिद्ध करना है, यानी कि हमारा क्रांतिक बिंदु सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। dy बाई dx प्रथम अवकलन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अवकलन के अनुप्रयोग, हर को छोड़ दिया, अंश का अवकलन 1 आया, माइनस हर को छोड़ा अंश का अवकलन आया, अंश को छोड़ दिया, हर का अवकलन में इसका 0 हो गया। इसमें देखेंगे आप फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का हो गया sec स्क्वायर x प्लस सेकंड को छोड़ा और फर्स्ट का हो गया 1 बटे 1 प्लस x tan x का होल स्क्वायर। यहाँ पे आराम से आप इसे देखें तो यह आ जाता है 1 प्लस x tan x, इसके आगे काम करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर sec स्क्वायर x माइनस x tan x अपॉन 1 प्लस x tan x का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास dy बाई dx। ये इसके साथ बेटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच जाता है 1 माइनस x स्क्वायर sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस x tan x का होल स्क्वायर। ये है dy बाई dx।
आप जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि प्रथम अवकलज निकालने के बाद आपका जो स्टेप होता है वो होता है इसको जीरो करने का। dy बाई dx बराबर जीरो करने पर प्रथम अवकलज को जीरो करेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी परिमेय संख्या को जीरो करना है तो केवल उसके अंश को जीरो कर दो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। जैसे पुरानी पिक्चरों में आप देखते थे कि किसी को अगर दबोचना है तो उसके टाबरों को उठा के ले जाते थे, किडनैप कर लेते थे बच्चे को, यानी उसको हराना है दुश्मन को तो उसके फैमिली पे वार करते थे, कमजोर नब्ज पकड़ते हैं ना। वैसे अगर किसी परिमेय संख्या को अगर जीरो करना है तो उसके अंश को जीरो कर दो, परिमेय संख्या अपने आप ही जीरो हो जाएगी, अपने आप ही उसका नामो निशान मिट जाएगा। तो यहाँ पे अंश को जीरो किया तो 1 बराबर आ गया एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। एक्स का मान हमें चाहिए तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटा सेक स्क्वायर एक्स। इसको हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। तो बेटा एक्स बराबर आ जाता है कॉस एक्स, जो कि हमारे पास इसका क्रांतिक बिंदु है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये कह रहा है इस पे उच्चिष्ट सिद्ध करो, यानी ये तो पक्का है कि हाँ अब तक हमने काम सही किया है। अब हम क्या करेंगे, सर थोड़ा सा कैमरे को इधर दिखाएं। dy बाई dx हमारे पास है, dy बाई dx है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब हमारा काम रहेगा अगर इसे उच्चिष्ट दिखाना है तो इसका सेकंड डेरिवेटिव को लेस देन जीरो दिखाना। ये महत्वपूर्ण काम है, ये महत्वपूर्ण काम है कि यहां तक हमने प्रथम अवकलन किया, उसे जीरो किया, ये क्रांतिक बिंदु प्राप्त हुआ। अब इसे सेकंड डेरिवेटिव को, इसका द्वितीय अवकलज को हमें क्या दिखाना है, लेस देन जीरो। चलिए हो जाते हैं शुरू। हमने कहा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर हर को छोड़ दिया, हर को छोड़ दिया, अंश के अवकलन में देखिए 1 का 0 हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा माइनस, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का हो जाता है 2 सेक स्क्वायर, ठीक है 2 सेक स्क्वायर। ये हो गया क्या, हाँ हर को छोड़ दिया, अंश का अवकलन कर रहे हैं, माइनस हो गया, फर्स्ट को छोड़ दिया सेकंड का 2 सेक एक्स, एक्स स्क्वायर को छोड़ा तो सेक स्क्वायर का हम कर रहे हैं तो 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस का चिन्ह लगाया, सेकंड को छोड़ दिया और एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, ठीक है। अभी हमने एक काम किया है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो यह आएगा माइनस का चिन्ह, अंश को छोड़ें 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, और अवकलन करना है हर का। देखिए मैं इस बार थोड़ी चालाकी कर रहा हूं, हर का अवकलन कर नहीं रहा हूं, केवल लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। और बटे में आ जाता है हमारे पास हर का स्क्वायर। ये प्रोसीजर आप सब ने पढ़ी हुई है, मुझे ज्यादा इस पे जोर देने की जरूरत नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव का चिन्ह देखना है, ये देखिएगा जो माइनस का चिन्ह है ये पूरे पे है, इस पे भी है तो ये होल पे बाहर आएगा यहाँ पे। अगर इतने मैटर पे देखूं, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखे 1 प्लस एक्स टेन एक्स का होल स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखें तो यह आ जाता है 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यह आ जाता है प्लस 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बेटा अगला जो मान है वो ये 0 था, देखिए ये 0 था तो इसके कारण ये पूरा 0 हो गया, इसीलिए मैंने इसका अवकलन नहीं किया था। ये पूरा 0 हो गया और ये बटे में हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स टेन एक्स बटा की पावर 4। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही देखना था कि पूरे का चिन्ह है वो निगेटिव दिख जाए, जो कि आपको दिख चुका है, इट इज लेस देन 0। ये प्रोसीजर करते समय बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। एक तो ये मैटर का ध्यान रखें कि अंश को छोड़े और हर का अवकलन केवल लिख के छोड़ दें, और ये 0 होकर अगले पास